Hello everyone, I am Dr. Bharti Mahajan, Assistant Professor, Department of Botany, SBN Government PG College Barwani, MP. Today in this module we are going to study about cell cycle, जिसे हम हिंदी में कोशिका चक्र कहते हैं. This topic is taken from MSc Third Sem Botany, paper number 4, Genetics and Biostatistics from unit number 2. These are the contents: learning objectives, cell cycle, struct points and regulation, summary, references, links for further reading, and self-assessment quiz. These are the learning outcomes. After this lecture, you will be able to understand about cell cycle या कोशिका चक्र क्या होता है एवं यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार संचालित होता है. Then we will be able to understand the phases of cell cycle. इसमें जो सेल साइकिल की मेन 4 फेजेस हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे. Then सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, सेल साइकिल किन किन चेक पॉइंट से होकर गुजरती है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर्स ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल के कंट्रोल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर्स की क्या भूमिका होती है. एंड देन ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, एक कोशिका चक्र को पूर्ण होने में कितना समय लगता है एवं वह हर एक फेज में कितना समय व्यतीत करती है. Here in this slide you can see the animal cell and plant cells. जो आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है. लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल की, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है सेल साइकिल में, क्योंकि इनकी जो संरचना है या इनमें पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनल्स हैं उनमें क्या है अंतर पाया जाता है. जैसे कि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है एवं प्लांट सेल्स में सेल वॉल उपस्थित होती है. और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है. ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी. तो यहाँ पर हमें डिफरेंस हम ये देखेंगे कि सेल साइकिल में कि एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस होता है. सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन. Here we will see how the cell division occur from one cell to multicellular organisms. The journey of a life that starts from a single to form a multicellular organism goes through numerous cell division. जो जीवन की उत्पत्ति है उसमें एक कोशिका से एक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है, लेकिन इसके बीच में एक उस सिंगल सेल में कई सारे सेल डिवीजन होते हैं. All organisms are made up of cell which constantly divide and multiply. Cells divide when they need to replace injured or dead cell or as a part of the development of a fertilized egg. Introduction. The cell cycle or cell division cycle is the series of events by which cell duplicates its genome, synthesis of other constituents and eventually divide into two daughter cells. जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं सेल साइकिल या कोशिका चक्र. चक्र का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कई बार रिपीट होती है. तो जैसे कि आपको पता है जब एक सेल डिवाइड होती है तो वो कई दो सेल में कन्वर्ट होती है. तो यहाँ पर जब डिवीजन होता है तो उस सेल के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी डिवीजन होता है, उसमें प्रेजेंट जीनोम का भी होता है, उसमें प्रेजेंट सारे सेल ऑर्गेनेल्स का होता है. तो इस सब को जब एक सेल को डिवीजन के पहले सारा प्रिपरेशन करके सारी चीज़ों का डिवीजन होके एक सेल से दो सेल के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उससे ही हम क्या कहते हैं सेल साइकिल. इन सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई, ऐसी कोशिकाएं
जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, इसके एग्जांपल है आर्किया एंड बैक्टीरिया। ये ऐसे डोमेन्स हैं, ये प्रोकैरियोट डोमेन्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो उनका जीनोम होता है वो साइटोप्लाज्म में ही डिस्पर्स होता है। इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी या मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है, इसे एमाइटोसिस भी कहा जाता है। और ऐसी कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स, एनिमल, प्लांट्स, फंगस एंड प्रोटिस्ट, इनमें जो सेल साइकिल है वो पाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये दो मेन स्टेजेस में डिवाइड होता है, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज मीनिंग माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस भी पाया जाता है। जो इंटरफेज अवस्था होती है कोशिका चक्र की, वह इट्स वेरी लार्ज, और इसमें सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं पाया जाता है। और ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज द रेप्लिकेटेड डीएनए एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स आर सेपरेटेड एंड द सेल डिवाइड। जो माइटोटिक जो एम फेज होता है केवल उसमें ही सेल का डिवीजन होता है। इंटरफेज अवस्था में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। Cell cycle, ये in this diagram you can see the cell cycle which is found in eukaryotic cells. इसमें दो मेन स्टेजेस होती हैं, इंटरफेज स्टेज एंड माइटोसिस स्टेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंटरफेज होती है इसमें जो सेल है वो उसकी ग्रोथ करती है एंड जीनोम का डुप्लीकेशन होता है। इसमें मेन 3 स्टेजेस होती हैं, G1, S एंड G2 फेज। और जो माइटोसिस या एम फेज होता है इसमें सेल डिवाइड होती है। इसके बाद माइटोसिस से ही अटैच एक साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। एक G0 स्टेज होती है जिसमें सेल साइकिल अरेस्ट होती है। इन सारे स्टेप्स को हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। इंटरफेज, जैसे कि नाम से हम समझ सकते हैं, इंटरफेज यह दो माइटोसिस की जो फेजेस हैं उनके बीच में पाई जाती हैं, जैसे कि कोशिका चक्र। चक्र मीनिंग जो बार बार रिपीट होता है, सेल बार बार डिवाइड होती है और एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, इस तरीके से क्या होती है वो अपनी संख्या में वृद्धि करते जाती है और या तो सेल का रिपेयर होता है या तो फिर इसका डेवलपमेंट में यूज होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इंटरफेज, ये दो माइटोसिस की प्रोसेस के बीच की फेज होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंटरफेज। जो सेल होती है जब वो डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है तो उस पूरी फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। और इसमें कई सारे, जब भी सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है तो इसमें कई सारे इंटरनल या फिर जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं उसको उन्हें कंप्लीट करना होता है। इसमें सेल क्या होती है, ट्रांजिट होती है इंटरफेज टू माइटोटिक फेज में। यहाँ पे इंटरफेज में सिर्फ सेल की ग्रोथ होती है और साथ ही डीएनए का सिंथेसिस होते हैं या जीनोम का डुप्लीकेशन होता है। जो सेल साइकिल में सेल जो होती है 95% ऑफ इसका जो टाइम होता है वो इंटरफेज में ही जाता है। इसमें 3 मेन फेजेस होती हैं। जो फर्स्ट फेज होती है उसे हम कहते हैं G1 या गैप 1 फेज, जो कि माइटोसिस होने के बाद होती है। इसे गैप 1, इसमें जो होती है सेल अपनी ग्रोथ करती है। देन जो सेकंड फेज होती है इंटरफेज की, उससे हम कहते हैं एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए उसके अमाउंट को डबल करता है। और जो थर्ड फेज होती है जिसे हम G2 या गैप 2 फेज कहते हैं। G1 और गैप 1 फेज, यह माइटोसिस के बाद में जब सेल डिवाइड हो चुकी होती है तो ये इंटरफेज की फर्स्ट स्टेप होती है जिसे हम क्या कहते हैं, G1 फेज। तो इस G1 फेज में जो सेल होती है वो नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करती है। इस समय सेल्स मेटाबॉलिकल बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। ह्यूमन सेल साइकिल की बात करें
तो उसका ड्यूरेशन अराउंड 24 आवर होता है। तो ये उसमें से जो जीवन फेज होती है ये लॉन्गेस्ट फेज होती है, जो कि अराउंड 11 आवर्स लेती है। इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि वह नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट जो फेज होती है सिंथेसिस फेज उसमें एंटर कर सके। इसमें जीवन फेज में बेसिकली जितने भी साइटोसोलिक ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं या वो डबल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, अदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं सभी का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। इसमें मेजरली सेल की ग्रोथ होती है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है, ना ही जीनोम का डुप्लीकेशन होता है। इसमें जीवन फेज में एक मेन सेल जीवन चेक पॉइंट पाया जाता है, जिसमें कि सेल नेक्स्ट फेज एस फेज में एंटर करने से पहले चेक करती है कि इस सेल में जो भी जीनोम है या डीएनए उसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन तो नहीं है या कोई डैमेज तो नहीं है। अगर वो उसमें होता है तो उसका क्या होता है, या तो रिपेयर होता है तभी वो नेक्स्ट फेज में एंटर होती है, या फिर यहाँ पे सेल साइकिल को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसे लेट जीवन फेज कमिटमेंट स्टेज भी कहा जाता है। जीवन फेज के बाद में जो सेल साइकिल की नेक्स्ट स्टेप होती है उसे हम एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज कहते हैं। सिंथेसिस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियस में यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। जीवन फेज में हमने देखा था कि सारे साइटोसोलिक जो ऑर्गेनेल्स थे उनका डुप्लीकेशन हुआ था, लेकिन एस फेज में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का सिंथेसिस होता है और यहाँ पे डीएनए के साथ साथ जो सेंट्रोसोम्स होते हैं जो कि स्पिंडल के निर्माण में सहायक होते हैं, उन सेंट्रोसोम्स जिसमें सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं उनका डुप्लीकेशन भी होता है। और ये जो सेंट्रोसोम्स का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। और जो एस फेज होती है इट लास्ट अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स। सिंथेसिस फेज के बाद में जो नेक्स्ट फेज होती है इंटरफेज अवस्था की उसे हम कहते हैं G2 फेज या फिर गैप 2 फेज। इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है एम फेज या फिर माइटोटिक फेज में जाने के लिए। इसमें यहाँ पर एक G2 चेक पॉइंट पाया जाता है। इसमें सेल डिसाइड करती है कि वो या तो डिवीजन करे या फिर अपॉप्टोसिस करके, अगर कोई वहाँ पे अबनॉर्मलिटी पाई जाती है या कोई ऐसा डैमेज होता है जब डीएनए का सिंथेसिस हुआ होता है तो उसमें अगर कोई म्यूटेशन या मेजर कोई डैमेज होता है जिसको कि सेल प्रिपेयर नहीं कर पाती है, तो यहाँ G2 चेक पॉइंट में या तो वो अपॉप्टोसिस हो जाएगा या सेल डेथ हो जाएगी, और अगर वो करेक्ट हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट स्टेज माइटोसिस फेज में जाके सेल क्या होगी, डिवाइड होगी। तो G2 भी बेसिकली सेल ग्रोथ फेज है। इसमें सिर्फ सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए डैमेज को चेक किया जाता है। ये अराउंड 4 आवर्स होता है इसका ड्यूरेशन। ये मेजर 3 फेजेस थी, G1, S और G2 फेजेस, ये तीनों मिलकर इंटरफेस बनाती है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे सेल साइकिल में, तो इंटरफेस के बाद में जो आती है नेक्स्ट फेज, इसे हम कहते हैं एम फेज या फिर माइटोटिक फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है क्योंकि इसी में जो सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलाइन होते हैं, वे सेपरेट होते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होकर जो दो न्यू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। इसे कैरियर माइटोटिक फेज को कैरियोकाइनेसिस या फिर इसमें न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है अराउंड 1 आवर होता है। इसके बाद में जब सेल डिवाइड हो जाती है इसके बाद में न्यूक्लियर का डिवीजन माइटोसिस में हो जाता है। इससे ही अटैच जब साइटोकाइनेसिस होता है माइटोसिस के बाद में, तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और सेल कंप्लीटली एक सेल से 2 सेल्स बना लेती है। और ये जो 2 न्यू डॉटर सेल्स बनी हैं फिर वो चूज करती हैं। यहाँ पे एक और फेज आती है जिसे हम G0 स्टेज या क्वेसेंट या फिर रिवर्सिबल फेज भी कहते हैं। तो जब सेल साइकिल में जब नेक्स्ट डिवीजन के बाद में अगर वो न्यू जो डॉटर सेल फॉर्म हुई है वो डिसाइड करती हैं कि उन्हें नेक्स्ट डिवीजन डिवाइड करना है या फिर वो
नॉर्मली सेल के रूप में अपना टाइम स्पेंड करना है, तो उसमें वहाँ पर क्या होता है, वो डिसाइड करती है कि अदरवाइज या सेल्स G0 फेज में क्या होता है, सेल अरेस्ट हो जाता है। G0 फेज में जाने के बाद में सेल डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे सेल साइकिल का क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइटोसिस फेज को डिटेल में। जैसे कि हमने बताया था कि इंटरफेज के बाद में जो माइटोसिस फेज होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और मल्टीफेज स्टेज होती है। तो इसमें जो मेन फेजेस पाई जाती है माइटोसिस में वो है प्रोफेज, वो मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 मेन फेजेस से मिलकर बनी होती है। तो G2 फेज से जब सेल माइटोटिक फेज में एंटर करती है, तो G2 फेज में अगर हम सेल को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं और यहाँ पर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही सेल माइटोसिस में एंटर करती है तो जो इसकी फर्स्ट फेज होती है प्रोफेज, तो इस प्रोफेज में कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं सेल के न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेंट्रोमियर डुप्लीकेट हुए थे वो स्पंडल फाइबर का निर्माण करने लग जाते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसइंटीग्रेट होती है। जो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होने लगता है और वो क्या होते हैं, कंडेंस होने लग जाते हैं। फिर जो प्रोफेज माइटोसिस की जो सेकंड फेज होती है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रोमेटाफेज, प्रोफेज की मेटाफेज होती है। मेटाफेज की इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम प्रोमेटाफेज कहते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं सेंट्रोसोम से निकले हुए होते हैं जो कि डुप्लीकेट होता है एस फेज में। यहाँ पर क्या होगा, जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो उनके सेंट्रोसोम से अटैच होते हैं और क्रोमोसोम्स यहाँ पे कंडेंस हो जाता है। जब मेटाफेज में जब एंटर करता है तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं स्पिंडल फाइबर में इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटर पे। और यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में सबसे अच्छे अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स जो दिखाई देते हैं वो मेटाफेज स्टेज में दिखाई देते हैं। देन मेटाफेज स्टेज से जो सेल है वो एंटर करती है एनाफेज स्टेज में। यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट होना शुरू करते हैं। दोनों तरफ के जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स, उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या होते हैं, ऑपोजिट पोल्स पर खींचने लगते हैं, जिससे कि वो दोनों क्या होते हैं, सेपरेट अलग अलग पोल्स में पहुंच जाते हैं। देन टीलोफेज स्टेज में अगर हम बात करें, जब सेल एंटर होती है तो जो डिवाइड हो चुके हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स वो अलग अलग पोज पे पहुंच के वहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनके अराउंड वापस से बनने लग जाती हैं। क्रोमोसोम्स फिर से डीकंडेंस होते हैं और क्रोमेटिन फॉर्म करने लग जाते हैं और इसके साथ ही स्पंडल जो फाइबर होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। टीलोफेज के बाद की जो स्टेज होती है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। टीलोफेज तक माइटोसिस होता है जिसे हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। देन फिर उसके बाद में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और 2 सेल्स बन जाती है तो वहाँ पे एक सिंगल सेल का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होके एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो कि क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है वो सेम होता है और जो माइटोसिस होता है वो हमेशा सोमेटिक सेल डिवीजन होता है जो कि सेल की ग्रोथ को में हेल्प करता है या रिपेयरमेंट में या फिर डेवलपमेंट में। So the fate of single parental chromosomes of eukaryotic cell cycle। जैसे कि हम इस जो सेल साइकिल की जो स्टडी कर रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, उसमें सेल साइकिल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो सिंगल जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स है वो उसका क्या होता है जब नेक्स्ट है डॉटर सेल्स में होता है। तो अगर हम माइटोसिस की बात करें जो कि एक सोमेटिक सेल डिवीजन होता है, तो इसमें सेल साइकिल में जो फर्स्ट फेज होती है जैसे आपको बताया G1 फेज, जब फर्स्ट डिवीजन हो जाता है सेल का तो जो फर्स्ट इसमें एंटर करती है G0 से, जब उसको सेल नेक्स्ट डिवीजन के लिए जाना होता है तो G1 फेज या गैप 1 फेज में। तो इसमें जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स होता है वो सिंगल होता है।
लेकिन जब एस फेज में एंटर करके क्या हो जाता है, ये डबल होके डबल बना लेता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं इनके अलग अलग। फिर नेक्स्ट जब G2 फेज में वापस से सेल की ग्रोथ होती है, यहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि चेक करते हैं कि जो कि डीएनए का सिंथेसिस हुआ है वो सही है या नहीं। अगर वो गलत होता है तो सेल वहीं पर उसको रिपेयर करती है, और अगर रिपेयर नहीं होता है तो वहाँ पे सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है, और रिपेयर अगर हो गया तो वो नेक्स्ट माइटोसिस में एंटर कर जाती है। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट हुआ था क्रोमोसोम्स वो वापस से क्या होता है, डिवाइड होता है और दोनों जो डॉटर सेल्स में अलग अलग चला जाता है। तो जब ये माइटोसिस के बाद में और साइटोकाइनेसिस के बाद में जो सिंगल पेरेंटल सेल से जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसी प्रकार एक और डिवीजन होता है जिसे हम मियोसिस कहते हैं, जो कि जर्म सेल्स में पाया जाता है, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम की बात करेंगे। उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है पेरेंट सेल के कंपैरिजन में हाफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सेल साइकिल में हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं या सोमेटिक सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो पेरेंट सेल के समान ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल साइकिल में सबसे पहले इंटरफेस डिवीजन, देन फिर नेक्स्ट सेल साइकिल, इसमें इंटरफेस डिवीजन। इस प्रकार ये सेल डिवीजन की प्रोसेस चलती है जब तक कि सेल को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, या तो रिपेयर के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए। Here in this slide we are seeing the cell cycle checkpoints। अब हम बात करते हैं चेक पॉइंट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से सेल साइकिल को के रेगुलेशन को क्या हुआ जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप हम एक रोड में चेक पॉइंट होते हैं, जब एक ड्राइव करते हैं आप तो अलग अलग जगह पे आपको चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको अपना लाइसेंस शो करना होता है कि आपके पास प्रॉपर लाइसेंस है या नहीं है गाड़ी चलाने का, तभी आपको आगे जाने दिया जाता है। उसी प्रकार सेल साइकिल में भी होता है कि इसमें जैसे हम पिछली उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कई सारी इसमें फेजेस होती हैं। सेल साइकिल के दौरान भी जब सेल एक फेज से दूसरे फेज में जाने लगती है तो वहाँ पे चेक पॉइंट्स बने होते हैं जिसके द्वारा ये सेल में ये देखा जाता है कि सेल एक फेज से नेक्स्ट फेज में जब एंटर कर रही होती है तो उसका जो कंटेंट है जिसको लेकर वो जा रही है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल साइकिल इस कंट्रोल सिस्टम को, इस डायग्राम को, इसमें हम जहाँ पर चेक पॉइंट्स की बात करेंगे तो जो सबसे पहले हम G1 से स्टार्ट करेंगे, G1 चेक पॉइंट। इसमें G1 जो गैप 1 फेज होती है जिसमें सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो इसमें जो आपका सेल साइज होता है G1 में सेल साइज काफ़ी बड़ा होता है जो जिससे कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बनते हैं। सेल चेक वेदर देयर इज इनफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे जो सेल है वो न्यूट्रिएंट्स को चेक करती है कि वहाँ पे प्रॉपर सारे रॉ मटेरियल्स हैं, एटीपी है या अदर न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, प्रोटीन सब सफिशिएंट अमाउंट में है कि नहीं है, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी सेल डिवीजन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर सिग्नल्स को चेक किया जाता है कि सेल ऑल्सो चेक्स फॉर एक्सटर्नल सिग्नल दैट वेदर पॉजिटिव सिग्नल लाइक ग्रोथ फैक्टर्स आर प्रॉपर और नॉट। इसमें एक्सटर्नल सिग्नल्स हो सकते हैं, कुछ इंटरनल सिग्नल्स हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या फिर नेगेटिव ऑन्कोजीन्स हो सकते हैं या नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं। तो सारे फैक्टर्स को सेल चेक करती है। देन डीएनए इंटीग्रिटी को कि जो सेल डिवीजन के बाद में उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो इंटैक्ट है या ब्रोकन हो गया है, डैमेज हो गया है या उसमें कोई भी म्यूटेशन है। तो अगर वहाँ पे सारी चीज़ें सही होती हैं तब सेल जो G1 फेज का जो चेक पॉइंट है वो सेल को अलाउ करता है कि आप नेक्स्ट फेज में एंटर कर सकें। तो यहाँ पे सारे एनवायरमेंट फेवरल है या नहीं है ये किसमें, G1 चेक पॉइंट में चेक किया जाता है। G1 के बाद में जो सेल एंटर करती है एस फेज में जहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। बेसिकली यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चेक पॉइंट नहीं होता है, लेकिन सारा यहाँ पे G1 में चेक होने के बाद में जब एस फेज में जो भी सिंथेसिस होगा या जो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होगा या डीएनए का जो सिंथेसिस होगा उसको नेक्स्ट फेज में चेक किया जाता है, जो कि जिसे हम कहते हैं G2 पॉइंट या फिर G2M ट्रांजिशन पॉइंट, क्योंकि G2M ट्रांजिशन मीन्स गैप 2 से माइटोसिस
फेज में ट्रांजिशन वाला चेक पॉइंट। इसमें जो G2 चेक पॉइंट में ये देखा जाता है कि सिंथेसिस फेज में जितना भी जो DNA सिंथेसाइज हुआ है वो सही से हुआ है या नहीं, उसमें किसी प्रकार का डैमेज तो नहीं है, और जो सिंथेसिस से जितना भी पहले से सेल के पास जीनोम था या DNA था वो सारा उसका सिंथेसिस हुआ है नहीं, या पूरा हुआ है या आधा ही हुआ है। अगर किसी भी प्रकार का डैमेज, म्यूटेशन या इनकम्प्लीटनेस पाई जाती है तो G2 चेक पॉइंट पर सेल साइकिल को रोक लिया जाता है, अरेस्ट किया जा सकता है कि अब आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। और अगर वो प्रॉब्लम रिपेयरेबल है तो वो उस सेल जो चेक पॉइंट है वो उसको आगे अलाउ करेगा सेल को आगे जाने के लिए। और अगर वहाँ पे वो रिपेयरेबल नहीं है तो फिर वहीं पर सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी, वो आगे की फेज में मूव नहीं कर पाएगी। और अगर सारी चीज़ें सही होंगी तो G2 फेज से नेक्स्ट माइटोटिक फेज में एंटर कर जाएगी सेल, और सेल साइकिल आगे मूव ऑन होगी। इसके बाद में G2 चेक पॉइंट के बाद में जो थर्ड चेक पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं स्पिंडल चेक पॉइंट। यहाँ पर जो ये देखा जाता है कि इट मॉनिटर्स क्रोमोसोम्स अलाइनमेंट एट माइटोटिक स्पिंडल। जो मेटाफेज स्टेज में होता है वहाँ पे मेनली, क्योंकि अगर ये जो स्पिंडल चेक पॉइंट होता है ये मेटाफेज स्टेज में पाया जाता है, क्योंकि एक बार माइटोटिक फेज में अगर जो सेल है माइटोसिस फेज में मेटाफेज से एनाफेज में चला गया, मतलब सेल का वहाँ पे मेटाफेज में आपने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं और एनाफेज में जाके सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। तो एक बार अगर एनाफेज में सेपरेट हो गए तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। इसीलिए जो माइटोटिक चेक पॉइंट है या स्पिंडल चेक पॉइंट है वो मेटाफेज स्टेज में पाया जाता है। वहाँ पे ये चेक किया जाता है, ये मॉनिटर किया जाता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपरली स्पिंडल इक्वेटर पे अलाइन हो गए हैं, उनका अलाइनमेंट हो गया है, और वो उसमें जो बराबर जो सेट हैं दोनों एक एक सेट जो है डॉटर सेल्स में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन को कंट्रोल किया जाता है मेटाफेज टू एनाफेज, एंड देन they will see all chromosome properly attached to the mitotic spindle। तो इसे हम कहते हैं स्पिंडल चेक पॉइंट। अगर सारी चीजें सही होती हैं तो सेल जो है मेटाफेज से एनाफेज स्टेज में मूव ऑन होती है। तो ये 3 बेसिक सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होते हैं जिसके द्वारा सेल क्या होती है, सेल साइकिल को कंट्रोल सिस्टम एक पूरा बना है उसके द्वारा उसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट था वो था आपका G1 चेक पॉइंट, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं। इसमें G1 से सेल जो है एस फेज में एंटर करती है, और यहाँ पे जो G2 चेक पॉइंट था वहाँ पे G2M ट्रांजिशन को कंट्रोल किया जाता है, DNA डैमेज को चेक किया जाता है। और जो थर्ड ट्रांजिशन था आपका स्पिंडल चेक पॉइंट, जो कि मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं प्रॉपरली अलाइन होने के लिए इक्वेटर पे प्रॉपरली स्पिंडल फाइबर से अटैच हैं कि नहीं, उस चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। अगर सारी चीज़ें करेक्ट होती हैं तो वो एनाफेज में एंटर होता है। So these are the 3 cell cycle checkpoints which controls the cell cycle. Cell cycle checkpoints. The cell cycle is controlled at 3 checkpoints. The integrity of DNA is assessed at the G1 checkpoint. Proper chromosome duplication is assessed at the G2 checkpoint. Attachment of each kinetochore to a spindle fiber is assessed at the M checkpoint. तो ये जो 3 जो हमने चेक पॉइंट्स पढ़े थे इसमें रेगुलेशन फैक्टर्स भी पाए जाते हैं, जिसे हम साइक्लिन या और एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये 2 मेन फैक्टर्स होते हैं। इसमें ये जो साइक्लिन जो होती हैं वो अटैच होती हैं सीडीके से। सीडीके जो होती हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं, जो कि स्पेसिफिक टाइप की साइक्लिन से ही बाइंड होते हैं और अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें G1 फेज की तो इसमें जो पाई जाती है साइक्लिन डी पाई जाती है, जो कि बाइंड होती है CDK4 से, और ये क्या होते हैं, पॉजिटिव रेगुलेटर्स होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो याद ही रखना होता है कि किस फेज में कौन सी साइक्लिन डेवलप होती है। तो यहाँ पे G1 फेज में साइक्लिन डी प्रोड्यूस होती है और वो अटैच होती है CDK4 से, उसको एक्टिवेट करती है और आगे सेल साइकिल की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करती है।
इसके बाद में इसी में G1 एस फेज में एक और साइक्लिन पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं साइक्लिन ई, जो कि बाइंड होती है CDK2 से और कॉम्प्लेक्स बना के सेल साइकिल को आगे प्रोग्रेस करने के लिए सिग्नल देती है। देन एस फेज में पाई जाती है साइक्लिन ए और CDK2, जो कि साइक्लिन ए बाइंड होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 से। तो ये हर एक साइक्लिन के लिए स्पेसिफिक काइनेसिस होता है। इसी तरीके से यहाँ पे G2 चेक पॉइंट में यहाँ पे जो G2 फेज में साइक्लिन पाई जाती है उसे हम कहते हैं साइक्लिन बी, जो कि बाइंड होती है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 से। और हर एक फेज में अलग टाइप के क्या होते हैं रेगुलेटर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर यह है जो सेल साइकिल का एक पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसमें वो कई प्रकार के मैकेनिज्म्स का यूज करती है कि उसे कहाँ पर रुकना है, और इसमें स्पेसिफिक ट्रांजिशन पॉइंट्स बनाए जाते हैं ताकि कहीं भी जो नेक्स्ट एक सेल से जो नेक्स्ट जनरेशन की जो सेल्स बन रही है उसमें किसी भी प्रकार का जो डैमेज है या म्यूटेशन है वो ट्रांसमिट ना हो जाए। इसके लिए एक पावरफुल कंट्रोल सिस्टम बना है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव रेगुलेटर्स की एंड नेगेटिव रेगुलेटर्स की। तो वर्टिब्रेट्स में मेजर साइक्लिन ऑफ जो CDK कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये क्या होते हैं पॉजिटिव रेगुलेटर्स। जैसे कि आपको बताया था साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस, साइक्लिन जो होती है वो प्रोटीन होती है, CDK काइनेसिस एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक साइक्लिन से बाइंड होते हैं। तो यहाँ पर हम G1 जो फेज था वहाँ पर साइक्लिन D जनरेट होती है, उसका जो CDK पार्टनर होता है वो CDK4 या फिर CDK6 से बाइंड होती है। देन जो G1 एस फेज में ट्रांजिशन पॉइंट में जो पाई जाती है वो साइक्लिन E होती है, जो कि G1 से एस फेज में ट्रांजिशन सेल के एस फेज में ट्रांजिशन को कंट्रोल करती है। साइक्लिन E का जो CDK पार्टनर होता है वो CDK2 होता है। इसी प्रकार से जब एस फेज CDK की बात करें तो इसमें जो साइक्लिन पाई जाती है उसे साइक्लिन A कहते हैं, जो कि CDK2 से बाइंड होती है। जो M फेज में पाई जाती हैं साइक्लिन उसे साइक्लिन B कहा जाता है, उसका जो CDK पार्टनर होता है CDK1। तो यहाँ पर एक जो 3 अदर फॉर्म्स भी होते हैं साइक्लिन D के, जो कि मैमल्स में पाए जाते हैं, जिससे D1, D2, D3 इसके कोई भी वेरिएंट्स हो सकते हैं जो कि G1 फेज में पाई जाती है। ये जो साइक्लिन्स होती हैं ये पूरे सेल साइकिल के टाइम में प्रेजेंट नहीं रहती हैं, केवल जब वो सेल जब उस पर्टिकुलर फेज में होती है उस वक्त ये जनरेट होती है। जैसे ही फेज कंप्लीट होती है ये ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे आपको साइक्लिन एक्सप्रेशन साइकिल दिखाई दे रहा है, इसमें कि हर एक साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन जो डिफरेंट फेज के साथ में बदल रहा है और हर एक फेज के लिए एक स्पेसिफिक साइक्लिन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेटर्स। तो नेगेटिव रेगुलेटर्स यहाँ पे होते हैं ट्यूमर सेपरेशन जीन प्रोटीन, जैसे रैप, RB, P53 जीन और P21। अगर सेल में कोई भी रिपेयर या अदर म्यूटेशन होता है तो ये नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं और सेल साइकिल को क्या कर देते हैं रोक देते हैं। इसमें अगर कोई चेंजेस, जहाँ पर हम जितने भी कैंसर्स की बात करें तो ये वाले जीन में अगर नेगेटिव रेगुलेटर्स में कुछ भी म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, जब भी सेल साइकिल में कहीं भी कुछ डैमेज पाया जाता है तो ये जो रेगुलेटर्स होते हैं नेगेटिव रेगुलेटर्स ये जाके सेल साइकिल को क्या कर देते हैं अरेस्ट कर देते हैं और रोक देते हैं कि जो DNA है वो डैमेज है या म्यूटेंट है तो कहीं नेक्स्ट डॉटर सेल में ये डैमेज DNA ट्रांसमिट ना हो जाए। लेकिन अगर इन जीन्स में कहीं भी कुछ म्यूटेशन हो जाता है, जैसे P53 जीन है, P53 जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो डैमेज DNA को ही डॉटर सेल में ट्रांसमिट कर देता है, जिससे कि सेल साइकिल वहाँ पर रुकती नहीं है। तो वहाँ पे अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ होने लग जाती है, जिससे ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लग जाता है या फिर कैंसर का। और तो ज़्यादातर जितने कैंसर्स होते हैं उनमें इन्हीं जो जीन में क्या हो जाता है म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है। तो ये सेल साइकिल के नेगेटिव रेगुलेटर्स थे। देन हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल साइकिल। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स
उनमें जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें अर्ली फ्लाई एम्ब्रियो सेल्स में, तो जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो केवल 8 मिनट्स का होता है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं अर्ली फ्रॉग एम्ब्रियो सेल्स में, तो उसमें जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 30 मिनट्स का होता है। अगर हम देखेंगे मैमेलियन इंटेस्टाइन एपिथेलियल सेल, तो इसमें जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है अराउंड 12 आवर्स। मैमेलियन फाइब्रोब्लास्ट जो कल्चर सेल में हम बात करें तो उनका जो सेल साइकिल ड्यूरेशन होता है 20 आवर्स होता है। और ह्यूमन लीवर सेल का जो टाइम होता है वो अराउंड 1 ईयर होता है। तो यहाँ पे जो लीवर सेल, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, तो जो सेल्स होती हैं वो जो सेल साइकिल, मतलब जो सेल की ग्रोथ होती है वो कई टाइप की होती है। या तो वो अपने रिपेयर के लिए होती है या तो डेवलपमेंट के लिए होती है। तो जो लीवर सेल्स होती हैं एडल्ट में, कभी लीवर सेल एक बार जब एडल्ट में जाते हैं तो वैसे बनती नहीं, लेकिन जब भी लीवर सेल डैमेज होती है तब वो अपने आप को रिपेयर करने के लिए सेल की ग्रोथ करती है। तो उसी ग्रोथ के लिए अराउंड 1 ईयर होता है। लेकिन अगर हम किड्स की बात करें, या उस समय जो सेल्स की ग्रोथ होती है वो कई बार होती है, तो कई जो मेरिस्टेमेटिक सेल वाली होती है तो वो ज़्यादातर ग्रोथ करते रहती हैं। कुछ सेल्स होती है जिनमें हमेशा डिवीजन होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, जैसे हार्ट सेल्स हो गया, तो इनमें बिल्कुल डिवीजन नहीं होता है। यहाँ पर हम बात करें कि जो एम फेज एंड साइटोकाइनेसिस को में अराउंड 1 घंटा लगता है ह्यूमन सेल साइकिल में। और जो ह्यूमन सेल साइकिल का जो टोटल ड्यूरेशन होता है अराउंड 24 आवर्स होता है। और जो सेल साइकिल में जो 95% ऑफ उसका जो वक्त होता है वो इंटरफेज में या सेल ग्रोथ में बताती है। Summary: the eukaryotic cell cycle consists of several distinct phases. In interphase, the cell grows and the nuclear DNA is replicated. In M phase, the nucleus divides, mitosis occurs, which is followed by the cytoplasm or cytokinesis. जो यूकैरियोटिक सेल साइकिल होती है उसमें कई प्रकार की फेजेस होती हैं। मेन इंपॉर्टेंट 2 होती हैं, इंटरफेज और माइटोसिस। और जो ज़्यादातर सेल्स होती हैं इंटरफेज जो होती है उसमें जो इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ एस फेज व्हेन डीएनए डुप्लीकेटेड प्लस 2 गैप फेजेस। इंटरफेज में एक एस फेज और 2 गैप फेजेस पाई जाती हैं, जो कि इंटरफेज टोटल सेल ग्रोथ ही होती है इसमें। और एम फेज में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। और जो माइटोसिस होता है ये एक सोमेटिक सेल डिवीजन होता है, जिसमें एक सेल से 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो पेरेंट सेल के समान ही होता है। इसमें सेलुलर ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम होता है विच डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस पे। यहाँ पे साइक्लिन और सीडी के कॉम्प्लेक्स होता है जो कि पॉजिटिव रेगुलेटर्स होते हैं। अगर ये सिग्नल देते हैं तो सेल साइकिल क्या होती है, आगे प्रोग्रेस करती है। और कुछ नेगेटिव रेगुलेटर्स होते हैं, इनकी वजह से अगर वहाँ पे डैमेज होता है तो सेल की साइकिल की को क्या किया, उसकी प्रोग्रेस को अरेस्ट कर दिया जाता है। इसमें कई सारे क्या होते हैं, डिफरेंट साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स होते हैं विच ट्रिगर्स डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द सेल साइकिल। यहाँ पे फॉर एन ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गन टू ग्रो सेल मस्ट ग्रो एज वेल एज डिवाइड। These are the references which I have taken in this lecture. These are the resources of further reading which you can use to prepare the notes about this topic or to study of cell cycle. आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं सेल साइकिल के बारे में पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। अगर आपको इसमें और ज़्यादा अगर लिबरेटिव स्टडी करनी है तो then here the small self assessment quiz. So the first question is the division of cytoplasm is known as, the first option is mitosis, second option is synapsis, third option is cytokinesis, fourth option is karyokinesis. So students, what is the right answer? I hope आपको समझ में आया होगा लेक्चर।
तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं। आई थिंक हमने सोच लिया होगा। द राइट आंसर इज साइटोकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. The longest stage in the cell cycle is option number A is interphase, option number B is anaphase, option number C metaphase, option number D none of the above. तो सेल साइकिल की सबसे बड़ी जो स्टेज होती है, जो दो मेन स्टेजेस बताई थी मैंने, उसमें से सबसे बड़ी जो लॉन्ग स्टेज होती है वो कौन सी होती है? तो द राइट आंसर इज इंटरफेज, जो कि जिसमें कि सेल क्या करती है, अपनी ग्रोथ करती है। क्वेश्चन नंबर 3 is fill in the blanks. The question is which checkpoint is also known as restriction points. जो आपको 3 मेजर चेक पॉइंट्स बताए थे, उसमें से किस चेक पॉइंट को हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे सेल साइकिल की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है? आई थिंक आपको आंसर पता होगा। तो इट इज द G1 चेक पॉइंट, जहाँ पे जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, उसका DNA है, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारी चीजें प्रॉपर हैं या नहीं, ये चेक किया जाता है। इसीलिए G1 चेक पॉइंट को रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ माइटोसिस? फर्स्ट मेटाफेज, सेकंड टीलोफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ प्रोफेज। ऑप्शन नंबर 1 इज 4, 1, 2, 3। यहाँ पर आपको ये नंबर दिया हुआ है, इन चारों में से कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इट। ये जो क्वेश्चन में आपको जो चारों फेज दी गई हैं, इनका क्या ऑर्डर है, इनका करेक्ट, इसमें से सबसे पहले कौन सी फेज आएगी? आई थिंक आपने सोच लिया होगा। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट होगी आपकी प्रोफेज, सेकेंड होगी आपकी मेटाफेज, देन एनाफेज और टीलोफेज। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ? 4, 1, 3, 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th. सी देखिए, 2 साइक्लिन ई फंक्शंस इन ऑप्शन नंबर ए G2M ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर बी G2 फेज, ऑप्शन नंबर सी M फेज, ऑप्शन नंबर डी G1S ट्रांजिशन फेज। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, साइक्लिन और CDK जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये पॉजिटिव रेगुलेटर्स होते हैं और अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइप के साइक्लिन्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो साइक्लिन ई है वो कौन सी फेज में पाई जाती है? द राइट आंसर इज G1S ट्रांजिशन। जब सेल G1 फेज से सिंथेसिस फेज में ट्रांसमिट होती है तो वहां पर साइक्लिन ई पाई जाती है, which binds with the CDK2, जो उसका पार्टनर होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2, जो कि स्पेसिफिक होते हैं। And these are the some suggested question, the short answer type question and the long answer type question, which you can refer for your exam, या आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। Thank you. I hope you all understand this topic. Thanks.